It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back to the next lecture of electrostatics. In previous lecture we have discussed about the electric field due to dipole. यानी हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। यानी हम लोग पिछले कोई लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसी कारण, डाइपोल के कारण, वो चाहे एक्सियल पॉइंट पर हो या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो कौन सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को हम रखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अगर डाइपोल को रखेंगे तो उसके कारण क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी, यानी इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई मेंस या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, किसी भी एग्जाम में अगर हम जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को न्यूमेरिकल के तौर पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यानी इस टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बोर्ड एग्जाम में इसके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, ध्यान से। क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा आप लोग को। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? माइनस चार्ज, नीचे क्या है? प्लस चार्ज। क्या है? माइनस और प्लस चार्ज। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस एरिया में, और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या किए, एक डाइपोल लिए और क्या किए, उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। क्या किए? इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को प्लेस कर दिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे, तो मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको हम प्लेस किए तो ये बना रहा था एंगल कितना? थीटा। क्या बना रहा था? एंगल थीटा। यानी ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा क्या, ये डाइपोल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। यानी हम इस डाइपोल को इस ढंग से प्लेस किए इलेक्ट्रिक फील्ड में कि ये थीटा एंगल बना रहा था किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो गौर कीजिए ध्यान से कि, ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मतलब क्या होता है? दो चार्जेस, प्लस और माइनस, मैग्नीट्यूड सेम एंड हैविंग सम सेपरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस प्लस क्यू चार्ज जो 2D डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो अगर हम इस डाइपोल का डायरेक्शन पता करें तो बताया गया आपको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं डाइपोल का, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी ये हुआ डाइपोल का डायरेक्शन और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो अगर दोनों के डायरेक्शन को गौर करें तो हमारा क्या दिख रहा है? एंगल थीटा। यानी इस तरह से हम लोग क्या फाइंड करें कि दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिए हम लोग? थीटा मान लिए। इसका मतलब थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड पी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल बीच एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा हमें, तो ध्यान से दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो डाइपोल एक्चुअली बना हुआ किससे है? चार्ज से बना हुआ है। और किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ भी क्या है? चार्ज। अब चार्ज है तो फोर्स लगेगा, पर अब फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेचर ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेचर ऑफ चार्ज में क्या होता है? उसके फोर्स का क्या होता है? डायरेक्शन डिपेंड करता है। अब गौर कीजिए, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ कहाँ? जस्ट ऊपर की ओर है। समझिएगा, अगर ये माइनस चार्ज है, ध्यान दीजिए, ये माइनस चार्ज है तो क्या होगा इसके साथ? अगर ऊपर माइनस चार्ज है तो क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस चार्ज ऊपर रखा हुआ है तो ये माइनस चार्ज और नीचे क्या प्लस है, तो ये क्या लगेगा? फोर्स इसको नीचे की ओर। यानी ये पार्ट क्या होगा? अट्रैक्ट होगा बिलो। क्यों? ऊपर क्या है? माइनस, माइनस का इसको रिपेल करेगा और प्लस का इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी ये डाइपोल का जो एंड जिस पर माइनस चार्ज रखा हुआ है उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस पे लगेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, अब इस प्लस चार्ज को गौर कीजिएगा, तो प्लस चार्ज पे फोर्स
माइनस चार्ज कहाँ लगाएगा, अपनी ओर लगाएगा, और ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिपेल करेगा, यानी ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड की ओर। यानी एक फोर्स आपको F1 एंड दूसरा फोर्स क्या दिख रहा है, F2 लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस डाइपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सा फोर्स, F1 एंड F2 लग रहा है। अब ये दोनों का डायरेक्शन दोनों का जस्ट क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक साइड क्या है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज से क्या, प्लस की ओर, यानी कि माइनस चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू किया, और प्लस चार्ज क्या किया, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? यानी हमको यहाँ से ये मिला कि इस डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा है F1 और F2 फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इस F1 और F2 को क्या करें, कैलकुलेट करें, क्या करें, कैलकुलेट। तो गौर कीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो आपके पास दो फॉर्मूला था। एक था कूलॉम्स लॉ के अनुसार, वो था F = K Q1 Q2 R स्क्वायर। ये कब था, जब दो चार्ज आपस में रखे हुए हो। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई चार्ज है, उस पर अगर फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला था हमारे पास F = Q × E। क्या था, Q × E। ये कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला बताया गया था आपको F/Q, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन पर यूनिट चार्ज। यानी यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास Q × E आएगा। क्या आएगा, Q × E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, मान लेते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, E है। क्या है, E है, ठीक है। अब गौर कीजिए, यहाँ से अगर हम लोग निकालने जाए फोर्स, क्या निकालने जाए, फोर्स निकालने जाए, तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q × E। क्या ये F1 निकल गया हमारे पास, QE निकला। अब बात कीजिए ध्यान से, यहाँ F1 तो यहाँ क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। तो अगर हम F2 कैलकुलेट करने जाए तो F2 का भी क्या देख रहे हैं, चार्ज तो कितना है, Q ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रखा हुआ है, E में ही रखा हुआ है। यानी कि F1 और F2 दोनों का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, QE। क्या F1 और F2 दोनों बराबर है, इक्वल है, इक्वल है। अब गौर कीजिएगा, ये डायरेक्शन की अगर बात करें, किसकी बात करें हम लोग, डायरेक्शन की बात करें, तो गौर कीजिएगा F1 का डायरेक्शन क्या है, जस्ट डाउनवर्ड, एंड F2 क्या है, अपवर्ड। यानी क्या दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है। यानी मान लीजिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू फोर्सेस, ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, आपको बताना है कि क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है। तो क्या दिख रहा है आपको, F = QE, F = QE मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। और गौर कीजिए ध्यान से, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है, तो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, डायरेक्शन डिफरेंट, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट। अब गौर कीजिए ध्यान से, क्या दोनों फोर्स एक ही लाइन पे है या दोनों के फोर्स के बीच कुछ गैप है, तो ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स इस पॉइंट लग रहा है और ये फोर्स दूसरे पॉइंट पे लग रहा है, यानी बोथ फोर्सेस हैव गैप, डिस्टेंस बिटवीन। और ध्यान दीजिए दूसरा बात, क्या दोनों फोर्स एक लाइन में है या अलग लाइन में है, क्या ये दोनों डिफरेंट लाइन पे है। एक का लाइन कौन सा दिख रहा है आपको, ये, दूसरे का लाइन क्या दिख रहा है, ये। यानी फोर्सेस, टू फोर्स ऑन डिफरेंट लाइन, डिफरेंट लाइन, ध्यान दीजिए दोनों क्या है, डिफरेंट लाइन पर है। अब गौर कीजिएगा, क्या दोनों फोर्स पैरेलल दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है कि दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल है। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम रख रहे हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है आपको, सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, डिफरेंट। दोनों का टू फोर्सेस ऑन डिफरेंट लाइन, दोनों का लाइन भी क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है, अलग दिख रहा है, और बोथ फोर्सेस आर पैरेलल। अब गौर कीजिए ध्यान से कि अगर किसी भी बॉडी पर, एक बॉडी पर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का हो एंड डायरेक्शन डिफरेंट हो,
दोनों का लाइन क्या हो, डिफरेंट हो, और दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसे फोर्स को आपको बताया गया था, बोलते थे कपल फोर्स। क्या बोलते थे, कपल फोर्स। मतलब कि अगर किसी एक बॉडी पर एक फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, और दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड, यानी इसको कहाँ धक्का दिया जा रहा है, डाउनवर्ड, इसको कहाँ दिया जा रहा है, अपवर्ड। तो सोचिए खुद कि अगर इसको एक फोर्स ऊपर एक फोर्स दी जाएगी तो क्या ये बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा, रोटेट करना। अगर ये बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यानी किसी भी बॉडी पर अगर कपल फोर्स लगता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो ये क्या कर रहा है, कपल फोर्स से कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और अगर किसी बॉडी में कपल फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जब भी किसी बॉडी पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो वो बॉडी क्या करना शुरू करता है, रोटेट करना शुरू करता है। इसका मतलब हमें जवाब मिल गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखेंगे, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, यानी उस पर टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क के कारण डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये सारा फोर्स क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है जे कपल फोर्स। अगर ये कपल फोर्स बिहेव कर रहा है जे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। और अगर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो टॉर्क चलते क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा। इसका मतलब कि ये जो डाइपोल है वो सर्कल रोटेट करना शुरू कर देगा। तो अगर ये रोटेट करना शुरू करेगा तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, कॉम्प्लिकेशन, मतलब न्यूमेरिकल। यानी अगर ये रोटेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। अब वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी हमें फाइंड करना है टॉर्क के बारे में। इतना समझ में आ रहा है सबको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, ये समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखेंगे तो वो टू फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा, F1 और F2 प्रोड्यूस कर रहा है। और ये फोर्सेस का कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इन सब कंडीशन किसको फुलफिल कर रहा है, कपल फोर्स को। अगर कपल फोर्स लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट कराएगा। यानी अब हमें फाइंड करना है कि अगर रोटेशन हो रहा है तो उस टॉर्क का वैल्यू क्या है, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो अगर आपको टॉर्क के बारे में पता हो तो अगर आपको बताया था आपको 11th में कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है R क्रॉस F। क्या था, R क्रॉस F। यानी या फिर टॉर्क के बारे में आपको हम दिखाए थे F इंटू R। क्या, F इंटू R। लेकिन ये F इंटू R में एक स्पेशल केस क्या था कि फोर्स जो है और ये R, तो ये R जो था वो कौन सा डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए समझिएगा, डेरिवेशन टॉर्क निकालने का कोई टफ नहीं है, बस हर एक पॉइंट को सिर्फ टॉर्क कैसे निकाला जाता है इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। टॉर्क निकालने का प्रोसेस पता रहेगा तो डेरिवेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला F क्रॉस R, मतलब या फिर टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पर F कौन सा फोर्स था, अगर आपको याद हो तो ये फोर्स था बॉडी पे लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स एक या दो फोर्सेस हैं, पर हमें क्या करना था, इस F की जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, यानी किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना था, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। नेक्स्ट समझिएगा, R परपेंडिकुलर क्या था, R परपेंडिकुलर। अब ये R परपेंडिकुलर क्या था, तो R तो समझ में आ रहा है आपको, क्या, डिस्टेंस। पर कौन सा डिस्टेंस, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स सिंगल थे या कपल फोर्स थे, तो कपल फोर्स थे। और कपल फोर्स है तो हमें जो यहाँ पे R चाहिए वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू कपल फोर्सेस। यानी कपल फोर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम R परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। यानी अगर हम यहाँ पे R का वैल्यू पुट करना है तो वो R होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। यानी R परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्स, यानी बिटवीन फोर्स।
यानी ये फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस था उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करेंगे हम और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, टॉर्क निकल जाएगा। चलिए तो टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं, फार्मूला F इंटू आर। चलिए F तो हम दिख रहा है F, चलिए R परपेंडिकुलर मतलब R डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, और कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गौर कीजिए एक फोर्स यहाँ दूसरा फोर्स यहाँ, क्या यही दोनों के बीच का R चाहिए, हमें चाहिए ना R। अब गौर कीजिए यहाँ से, यहाँ पर आपको जो 2D डिस्टेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2D डिस्टेंस, क्या ये R हो सकता है, नहीं, क्यों, तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग। आर कैसा चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, पर यहाँ पे जो आर दिख रहा है क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, नहीं। देखिए यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, क्या 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सोचिए एक फोर्स यहाँ है दूसरा फोर्स यहाँ है, तो अगर ये लाइन ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये लाइन क्या ये 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमें आर का वैल्यू पुट करना है तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें हम, आप समझ में आ रही है ना। अब इसी डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे हम लोग तो हमें आर निकल जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। अब सोचिए कैसे निकालें हम लोग, ध्यान दीजिएगा अगर ये एंगल, ये क्या है आपके पास थीटा है ना, थीटा, ध्यान दीजिएगा ये थीटा कौन सा थीटा था, तो ये थीटा था हमारे पास कौन सा, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था हमारे पास, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। गौर कीजिए ये लाइन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये डाइपोल है, क्या ये एंगल थीटा हम मान चुके हैं, पहले से मान चुके हैं थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो सोचिए तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपके पास, तो ये एंगल होना चाहिए, अगर ध्यान से टोटल 90 डिग्री ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा। अरे ये 90 माइनस थीटा और ये आपके पास 90 डिग्री, तो बताइए ये एंगल को क्या हम थीटा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना। यानी हमारे पास ये एंगल क्या निकल कर आ गया, थीटा निकल कर आ गया। अब बताइए अगर ये थीटा आपके पास है और ये डिस्टेंस गिवन कितना है 2D है और आपको क्या फाइंड करना है ये, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A, B और C। गौर कीजिएगा इस आर को फाइंड करना है ना, हमें आर फाइंड करना है, तो देखिए ध्यान से इन ट्रायंगल ABC को गौर कीजिएगा ध्यान से। अगर ABC को गौर करेंगे हम तो हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ये AC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, AC। अब समझिए इस AC को फाइंड करने के लिए अगर थीटा आपके पास गिवन है और अगर उसके मैग्नीट्यूड पता करना हो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में या इस ट्रायंगल में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, अगर यूज कर सकते हैं तो गौर अगर ये थीटा है तो हमें ये साइड फाइंड करना है, तो इस थीटा के लिए ये साइड कौन सा साइड कहलाएगा, परपेंडिकुलर साइड कहलाएगा, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने है। तो बताइए ये साइड परपेंडिकुलर, अब दूसरा साइड कौन सा गिवन है हमारे पास, तो वो गिवन है ये साइड, तो ये साइड क्या है हमारे पास, थीटा के सामने हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है तो ध्यान दीजिए हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो बताता है, कौन सा, वो है साइन थीटा। यानी इन ट्रायंगल इसकी बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H, एंड P हमारे पास क्या है, AC, एंड H क्या है हमारे पास, AB, यानी AC की जगह पर AC एंड AB के लिए क्या लिख देंगे हम लोग 2D, और AC इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2D साइन थीटा। कोई डाउट नहीं ना, यानी AC या AC क्या अब आपको दिख गया, क्या यही AC तो R परपेंडिकुलर है, क्या है R परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि देखिए एक फोर्स दूसरा फोर्स दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बन गया, ये R परपेंडिकुलर, और अगर ये R परपेंडिकुलर है तो हमें R मिल गया। अब R मिल गया, F का वैल्यू तो पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, तो क्या टॉर्क निकालना कोई टफ है अब नहीं। अब क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास F इंटू आर परपेंडिकुलर, F का वैल्यू क्या है आपके पास, ये F वन ऑफ द फोर्स, F इज इक्वल टू
क्यू ई एंड आर परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास 2d साइन थीटा। अगर 2d साइन थीटा आता है यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम इस क्यू ई 2d साइन थीटा कर दिए तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। पर ये टॉर्क किसके कारण? डाइपोल। बाबू डाइपोल बेचारा दिख रहा है इसमें? नहीं। अगर ये डाइपोल नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में डाइपोल लाना पड़ेगा डाइपोल। ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं हम लोग कि अब इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या आ जाए? डाइपोल। तो गौर कीजिए, डाइपोल का फॉर्मूला पता होगा आपके पास, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। अब देखिए क्या Q इंटू 2d दिख रहा है इस इक्वेशन में? तो हाँ दिखा Q और 2d, इसका मतलब E इंटू Q इंटू 2d साइन थीटा दिखा हमारे पास, दिखा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या इस Q इंटू 2d की जगह पर P लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यानी ये हो गया हमारे पास P, फिर क्या बचा? सॉरी, P इंटू ई और साइन थीटा, यानी टॉर्क क्या आ गया हमारे पास? पी ई साइन थीटा। यानी टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया पी ई साइन थीटा। समझ में आ गया? डेरिवेशन में कोई डाउट किसी को नहीं ना? यानी हमें टॉर्क निकालना है तो कुछ नहीं, बस टॉर्क के जो बेसिक्स हैं, यानी टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमको वो तरीका पता हो तो डेरिवेशन में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, बाकी डेरिवेशन ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स पे चलता रहेगा। यानी टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, P, what is P? Dipole moment. E, that is electric field. ध्यान दीजिए, P स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये वेक्टर और दोनों वेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन याद आ रहा है कुछ? दो तरह का। कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो ए डॉट बी फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा। तो गौर कीजिए यहाँ पर साइन थीटा है या कॉस थीटा? कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा। अगर यहाँ पे साइन थीटा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट हो रहा है वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी P टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। यानी यहाँ से हम टॉर्क के वैल्यू लिख सकते हैं P क्रॉस E। यानी यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिल गया कि टॉर्क क्या है? ये टॉर्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया P क्रॉस E एंड P साइन थीटा। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है इसमें? रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन मतलब टॉर्क, और टॉर्क मतलब P साइन थीटा, यानी P क्रॉस E। यानी इस तरह से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है टॉर्क का। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हमें टॉर्क पता हो गया P E साइन थीटा यानी P क्रॉस E, तो इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं केस 1। केस 1 हम कैसे बात करते हैं? हम लोग केस 1 की बात करते हैं। तो क्या कीजिए, केस 1 की बात करें तो अगर थीटा क्या है हमारे पास? 0 डिग्री। क्या थीटा है हमारे पास? 0 डिग्री। अब थीटा क्या था आपके पास? एंगल बिटवीन P एंड E। अगर ये P एंड E के बीच का एंगल है मतलब थीटा 0 है, इसका मतलब अगर इस फिगर को गौर करें ध्यान से देखें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये हमारा E है, तो बताइए P को कैसे रखें? तो P को भी रखना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में। क्या ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू? क्या ये फिगर आपको दिख रहा है? ये E है और ये P है, क्या दोनों का एंगल 0 दिख रहा है आपको? यानी P और E के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री है। तो क्या कंडीशन होगा यहाँ पर? तो गौर कीजिए, अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क किसकी बात करें? टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? P साइन थीटा, P साइन थीटा। थीटा क्या यहाँ पर? 0। अगर थीटा 0 तो साइन 0 का वैल्यू 0, यानी टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास? 0। यानी इस कंडीशन में टॉर्क क्या हमारे पास? 0 है। क्या टॉर्क है हमारे पास? 0 टॉर्क है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बात करें फोर्स का, F नेट
किसकी बात करें हम लोग, एफ नेट की बात करते हैं, तो फोर्स का कंडीशन देखते हैं। तो गौर कीजिए यहाँ पर अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रिक रिलेशन ऊपर की ओर, मतलब ऊपर कौन सा माइनस, नीचे कौन सा प्लस। ध्यान दीजिएगा अगर ये माइनस है तो प्लस चार्ज क्या माइनस प्लस को ऊपर खींचेगा, क्या ये F1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये फोर्स कहाँ लाएगा, डाउनवर्ड, क्या लाएगा F2। अब बताइएगा F1 और F2 का वैल्यू सेम होता है या अलग अलग होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो दोनों का वैल्यू के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। डायरेक्शन दिख रहा है आपको सेम या डिफरेंट, तो डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो ध्यान दीजिएगा एक बॉडी को खींचे 5 न्यूटन से इधर, 5 से इधर, नेट फोर्स 0, यहाँ पे नेट फोर्स 0, इसका मतलब टॉर्क भी 0 और नेट फोर्स भी 0। हाँ, टॉर्क 0 नेट 0 फोर्स 0, यानी नेट फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0। आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दिख रहा है, पढ़े थे 11th में क्या, कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क भी 0 होता है तो बॉडी किस में होता है, इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है, यानी इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी एंड नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अगर किसी भी टॉर्क हो, यानी किसी भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री पर रखते हैं तो वो कंडीशन कैसा कहलाता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इसमें बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसा कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब बहुत सोचिए ध्यान से, अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए भी आपको 2 कंडीशन और बताए गए थे, क्या, तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, क्या था, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम 2 तरह का, कौन सा, एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा का था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अब हमें फाइंड करना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए ध्यान से, कि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, ये कैसे पता चलता है हमको। तो आपको हम एग्जांपल देकर बताए होंगे, आप फिर समझ लीजिए एक बार ध्यान से, कि मान लीजिए एक कटोरे पे कटोरा, 2 कटोरा रख दिए हम, समझिएगा। एक कटोरे पे बेचारे बाहर में बॉल, एक कटोरे में अंदर में बॉल। बात समझ आ रही है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। क्या इस कटोरे पे 2 बॉल रखे हुए, एक बॉल ऊपर एक बॉल अंदर, यानी एक कटोरे के बाहर रखा, कटोरे के अंदर रखा हुआ है। देख कटोरे को उल्टा किया हुआ, एक सीधा रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर, इस कटोरे पे रखा हुआ बॉल ये इस कंडीशन में रखा हुआ है, तो बताइएगा ध्यान से कि इस कंडीशन में ये स्टेबल या ये कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। तो गौर कीजिए इस बॉडी पर नीचे क्या लग रहा होगा, Mg खानदानी जो लगते रहता है, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। यानी एक पे क्या लग रहा है, नीचे Mg और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। नेट फोर्स 0, क्यों, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब ये कौन से कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस पे बात करें तो नीचे क्या लगा, Mg, ऊपर क्या लगा, नॉर्मल। फिर से कंडीशन कैसा आ गया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पर दोनों के इक्विलिब्रियम कंडीशन को गौर कीजिएगा ध्यान से, कि अगर ये कंडीशन दोनों इक्विलिब्रियम में है और आपसे पूछा जाए कि ये कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसे जानने के लिए बस ध्यान से याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी का अगर इक्विलिब्रियम टेस्ट करना हो कि वह स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, बेचारा जहां है उसको वहां से हिला दो, मतलब उसको वहां से शिफ्ट करो। शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। शिफ्ट करने की कोशिश के दौरान अगर वो उसको जैसे ही शिफ्ट करके उसको हम रिलीज करेंगे तो अगर लौट के फिर से अपने ही पोजीशन पर आ जाता है तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर एक बार उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको डिस्टर्ब करते हैं, फिर से वो अपने पोजीशन पर नहीं आ पाता है, दैट्स द कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर बॉडी को शिफ्ट करेंगे और अपने पोजीशन पर लौट कर फिर से आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को शिफ्ट करेंगे और अपने पोजीशन पर नहीं आ पा रहा है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वक्त देखिए, समझिए, इस बॉडी को आके हम लोग शिफ्ट कर दिए, चला गया बाबू कहाँ, यहाँ, इतना बॉल क्या लटक जाएगा, नहीं लटकेगा, कहाँ आएगा, लौट के फिर से इस कंडीशन में आ जाएगा। यानी इस बॉल के पास कैपेसिटी है यहाँ पर कि उसको अगर आप शिफ्ट कीजिएगा तो लौट के फिर से वो अपने कंडीशन पर आ सकता है, या अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर सकता है। यानी अगर किसी भी बॉडी को हम डिस्टर्ब करेंगे और फिर से वो अपने कंडीशन में अचीव कर सकता है, यानी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अस्टेबल इक्विलिब्रियम।
बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? नेक्स्ट किया, अगर इस बॉडी को शिफ्ट करते हैं, बाबू को क्या दिए? धक्का। धक्का देंगे तो बताइए सोचकर, क्या ये बॉडी लटक कर फिर से ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा। ये बाबू गया तो कहाँ? नीचे। कहाँ गया? नीचे, यानी बॉल ढुढ़कते नीचे चला गया। यानी अगर ये बॉल नीचे आ गया तो क्या ये अपने उसी इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। अगर ये नहीं कर पाया तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? तो अगर इसी कंडीशन को गौर करें हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, तो अगर हम डाइपोल केस में गौर करें, किस गौर करें? डाइपोल केस में गौर करें, तो ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से रखा हुआ है, क्या करना है? टेस्ट करने के पहले उसको डिस्टर्ब करना है। अगर डिस्टर्ब करेंगे अपने पोजीशन पर आ जाए तो स्टेबल, नहीं तो अनस्टेबल। देखिए इस बॉडी को क्या किए हम, ऐसे बाग रोटेट कर दिए, ये चला गया प्लस क्यू और ये आ गया माइनस क्यू, यहाँ आ गया, आया। अब गौर कीजिए, इसको यहाँ से हम रिलीज कर दिए। क्या किए? रिलीज कर दिए। ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे तो गौर कीजिए माइनस चार्ज प्लस को क्या अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी क्या इस पर फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। माइनस चार्ज, ध्यान दीजिएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज यहाँ आया तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। यानी अगर बॉडी ये ऐसे शिफ्ट हो गया है तो इसको फिर से ऊपर खींचा जाएगा, और ये ऐसे करेगा तो क्या ये बॉडी ऐसे हो जाएगा, यानी क्या फिर से ये अपने स्टेबल कंडीशन को मेंटेन कर पाएगा, तो कर पाएगा मेंटेन। यानी अगर ये मेंटेन कर पा रहा है तो इसका मतलब इट इज ए कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 डिग्री पर रखा हुआ होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, और उस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये फिर से अपने पोजीशन को मेंटेन कर सकता है, और इट्स कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केस 2 गौर करते हैं हम लोग। इफ थीटा इज 90 डिग्री, क्या थीटा? 90 डिग्री, मतलब पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री। बस कुछ नहीं, सेम ध्यान दीजिएगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में था? क्या किए? डाइपोल को रखें कत्तर पर 90 डिग्री पर, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर। ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या ये और ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है? दिख रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? पी साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, यानी पी ई, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा क्या है आपके पास? 1 है, 1 है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? पी ई आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस है ना। क्या एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है? तो नहीं, क्यों? देखिए ध्यान से, अगर बॉडी का एक फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड, दूसरा फोर्स डाउनवर्ड। क्या आपको देख के लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा? क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों फोर्स एक लाइन पे है? नहीं है। जब एक लाइन में फोर्स नहीं है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। अगर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये इसको क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा। क्या टॉर्क 0 है? नहीं। जब टॉर्क 0 नहीं है तो क्या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा, यानी ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम लोग। क्या है? 0 डिग्री 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं? 180 डिग्री पर रखते हैं। क्या रखें हम लोग? 180 डिग्री। ठीक है, अब गौर कीजिए ध्यान से, चलिए टॉप रखते हैं हम लोग। क्या है ये? माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, गौर कीजिए, माइनस क्यू नीचे क्या है? प्लस क्यू, तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, यानी पी नीचे और ई कहाँ? ऊपर। क्या एंगल आपको दिख रहा है? 180 डिग्री, यानी थीटा 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या होगा यहाँ पर? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब गौर करना ध्यान से, क्या यहाँ पर टॉर्क 0 तो होगा, फोर्स 0 होगा? क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों एक ही लाइन में फोर्स होंगे?
इसको माइनस चार्ज है, ध्यान दीजिए ये ऊपर माइनस, नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या ध्यान दीजिए ये प्लस है तो क्या इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1, और F2 कहाँ लगेगा जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों फोर्स के बीच में क्या कोई डिस्टेंस गैप है तो नहीं है, दोनों फोर्स क्या है एक ही लाइन में है तो टॉर्क क्या हो गया तो जीरो। अगर एक ही लाइन में है तो टॉर्क क्या हो गया तो जीरो हो गया। बॉडी पे नेट फोर्स तो एक्चुअली जीरो है ही, क्योंकि F1 F2 दोनों का वैल्यू क्या है सेम ही है, यानी टॉर्क भी जीरो F भी जीरो, यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है या नहीं है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम है तो फिर से वही सवाल कौन सा स्टेबल या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो गौर कीजिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अभी ये ऐसे रखा हुआ है, क्या करिए फिर से वही ऐसे मूव कर दिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ध्यान दीजिए अगर फिर से ये इस कंडीशन को अचीव कर लेगा तो हम बोलेंगे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। गौर कीजिए अगर हम इसको यहाँ छोड़ देंगे तो ध्यान दीजिएगा ये -4 नीचे क्या है +4, क्या इस माइनस को प्लस अटैक कर लेगा और इस प्लस को क्या माइनस अटैक करेगा, यानी इस डाइपोल ये जो ऐसे घुमा हुआ है ये डाइपोल घूमकर ऐसे आ जाएगा। तो बताइए क्या ये अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाया, नहीं। ये इसको माइनस को ऊपर होना चाहिए, लेकिन जैसे इसको रीच करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव ना करके इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा, यानी कि ये अपने पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया, यानी दैट इज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान याद रखिएगा कि जब भी थीटा 0 डिग्री पे होगा तो ये कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा अगर 1 डिग्री है तो कंडीशन ऑफ अनस्टेबल। और याद करना नहीं, बस सिर्फ क्या है समझना है कि ये कंडीशन कैसे यहाँ पर हुआ। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम टॉर्क हमको कहाँ दिखा है, जब ये 90 डिग्री पर था, और वो मैक्सिमम टॉर्क कितना आया, टॉर्क इज इक्वल टू PE आया। बात समझ में आ गया। अगर इसको 220 पर रखेंगे तो ध्यान दीजिए जब ये वैल्यू और भगते 220 नहीं बल्कि अगर नेगेटिव वैल्यू बोले तो हम लोग 180 के ऊपर जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट आपका नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क हमें कहाँ मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं। यानी यहाँ पर हमको मिला 90 डिग्री, और अगर 220 पे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा आपका 90 डिग्री पर, और जाकर 220 पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा -PE। तो मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क बात समझ में आ गई। टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, टॉर्क का डेरिवेशन समझ में आ गया, स्टेबल और अनस्टेबल समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो भी आपको हम पढ़ाए हैं इसका सारा का वीडियो लेक्चर का नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि पूरा अवेलेबल है आपके पास वहाँ पर, ठीक है। आप उसको वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, रेस्ट फॉर नेक्स्ट।